12th ही आज जान लेते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन के बारे में। कंपनी प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड क्यों नहीं देती? फाइनेंस मैनेजर हमेशा ये क्यों सोचता है कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो हम इक्विटी शेयर होल्डरों के साथ ऐसा डिविडेंड के रूप में हम शेयर करें कि नहीं करें? तो इसके रीजंस हैं। पहला, अर्निंग। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड कंपनी देती है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनी का अगर प्रॉफिट स्टेबल है, इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा, कंपनी आज कल पिछले 2 साल से हमेशा प्रॉफिट में रहती है, तो ही तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। या फिर डिसाइड करता है, तीसरा फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन। भाई प्रॉफिट अलग होती है, कैश अलग है। अगर कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज है तो डिविडेंड कैसे देगी? क्योंकि डिविडेंड तो हमेशा कैश में पेमेंट होता है। डिविडेंड तो डायरेक्टली बैंक खाते से शेयर होल्डरों के बैंक खाते में आता है। तो अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है, तो डिविडेंड कैसे देगी? फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर ग्रोइंग कंपनी है तो पैसा डिविडेंड में नहीं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाएगी। अगर ग्रोइंग कंपनी है, मार्केट को मालूम है, कंपनी को मालूम है मार्केट में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी के पास, तो वो डिविडेंड न देते हुए उन प्रोजेक्ट्स, उन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए पैसा बचाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। कुछ कंपनीज नाम बनाने के लिए स्टेबल डिविडेंड देती रहती है। मतलब कंपनी को लगता है भाई हमारी मार्केट में रेपो है तो हम डिविडेंड देते रहेंगे और ये रेपो हमारी बनी रहेगी। फिर आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। अगर हमारे पास इन्वेस्टर्स मतलब ज्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो सोचते हैं अब और क्या कंपनी चलाएंगे, पैसा निकाल लो, डिविडेंड का पैसा कैश में निकाल लो। पर अगर यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं बिजनेस हमें और बड़ा करना है, तो वो इस पैसे को डिविडेंड रूप में न लेके कंपनी में वापस से ऐसा रिटेन अर्निंग रखेंगे और कोई नए प्रोजेक्ट में वापस से री इन्वेस्टमेंट करेंगे। 7th आता है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर अभी मार्केट में अगर लॉ में हाई टैक्स रेट है तो कंपनी डिविडेंड देने से बचेगी। भाई इतना टैक्स हम क्यों दें? हो सकता है सरकार आगे चल के कभी टैक्स कम कर दे, हम तब डिविडेंड दे देंगे। 8th आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर मार्केट में हमको आसानी से पैसा मिल जाता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कि हम जिस भी बैंक के पास जाएंगे इजीली पैसा ले सकते हैं, तो डिविडेंड दे दो। पर अगर हमें लगता है मार्केट में हमारा एक्सेस अभी अच्छा नहीं है, हम लोग नए हैं मार्केट में, हमको कोई बैंक्स अच्छे से पैसा या ज्यादा पैसा नहीं देगी, तो भाई पैसा बचा के रखो ना, कंपनी में वापस से री इन्वेस्ट कर लो ना। 9th पॉइंट आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कंपनीज एक्ट में रूल्स बने हुए हैं, आप ऐसे ही डिविडेंड नहीं दे सकते। आपको पिछले 3 साल का एवरेज कुछ निकालना पड़ेगा, आपको जनरल रिजर्व में कुछ पैसा हमेशा रिजर्व करके रखना है, तभी आप डिविडेंड दे सकते हैं। 10th आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। अगर ऑलरेडी कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बंधनों में बंधी हुई है, पहले आपको डिबेंचर होल्डरों को पैसा देना पड़ेगा। पहले जो आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें जो आपने वादा किया है प्रायोरिटी बेसिस पे आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, तभी तो आप डिविडेंड दे पाएंगे। 11th रीजन आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके शेयर प्राइस ऊपर हो जाते हैं, तो कंपनी सोचती है कि मार्केट में अगर ये न्यूज फैलते ही हमारी मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर रखनी है तो वो डिविडेंड हैंडसम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो ये कुछ 11 रीजंस हैं जिस पे डिसाइड होता है कि डिविडेंड अभी हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।